come to the next chapter, ratio analysis. This is also called financial analysis and planning. Very important topic. In this topic, we are going to learn various types of ratios. Okay. So what you will have to do in this chapter, first you have to understand various type of ratios. Second, you have to understand their significance, their formulae, and then you will be asked to solve questions. Two types of questions they will ask. From the given information, you have to find the ratio. And second type of question, from the given ratio, you have to find the data. Like from the ratio, you may be required to prepare the balance sheet. Sometimes from the balance sheet, you have to calculate the ratios. Okay. So this way. So first paragraph, we'll see first what is the meaning of ratio. Ratio means a statistical yardstick, a tool to measure the relationship between two financial figures. So our current topic is financial ratio analysis. So all ratios that we will discuss will be financial figures. For example, if I say debt equity ratio, it shows the relationship between debt and equity. If I say gross profit ratio, it is relationship between gross profit upon sales. If I say current ratio, current assets upon current liabilities. Is it right? So ratio shows the relationship between two related variable to have a meaningful understanding of the situation. रेशियो से हमें क्या फायदा होता है? एक जो इंफॉर्मेशन है उसको आप और अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकते हो. अगर मैं कहूं कि ग्रॉस प्रॉफिट एक कंपनी का 25 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 लाख है, बहुत है या कम है नहीं पता. लेकिन अगर हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, मतलब सेल्स का आप 25% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है इसका एवरेज क्या है. अगर ये इंडस्ट्री का एवरेज मान लो 20% है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अच्छा है. ठीक है. तो रेशियो का फायदा क्या होता है कि रेशियो विल हेल्प अस टू गिव बेटर इंफॉर्मेशन, जिससे आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हो. अगर मैं कहूं कि कंपनी का डेट 20 करोड़ रुपए है, तो कम है या ज्यादा है? 20 करोड़ रुपीस कम है या ज्यादा है नहीं पता. अगर मैं कहूं कि डेट 20 करोड़ है और इक्विटी 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ इक्विटी के सामने 20 करोड़ रुपए हमने डेट लिया है, तो बहुत कम हुआ. फिर तो 20/1000. तो सिर्फ एक एब्सोल्यूट नंबर को देखकर जो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, वो एक रेशियो को देखकर हमें मिलती है. इज इट राइट? So that is the advantage of ratio analysis. It helps us to understand the ratios better. It is a process of determining, interpreting and presenting numerical relationship of item and group of items in the financial statement. तो हमारा इस चैप्टर का जो उद्देश्य है कि हमें बैलेंस शीट और P&L अकाउंट तो हमें बनाने आता है, वो हमें अकाउंट्स की बैच में सिखा दिया गया है. लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कंपनी की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एसेट यूटिलाइजेशन, रिस्क, रिटर्न उतने अच्छे से नहीं पता चलता है. करेक्ट? रेशियो कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, इसका पता चलता है. तो अलग अलग टाइप के रेशियोज हम देखेंगे. कुछ रेशियो से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है कि नहीं. कुछ रेशियो से हमें रिस्क पता चलता है, जैसे ये डेट इक्विटी रेशियो. कुछ रेशियो से हमें लिक्विडिटी पता चलती है, जैसे ये करंट रेशियो. कुछ रेशियो से हमें कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता चलती है, जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो कई बार ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि बेनिफिट ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है. इससे हमें एफिशिएंसी और लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपैरिजन, इन सब चीजों में आपको इजीली आप कर सकते हो. ठीक है. तो यह रेशियो एनालिसिस का फायदा.
रेशियोज को हम कितने तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो रेशियो क्या है। कुछ रेशियोज जो होते हैं जिनको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, कितना टाइम है ये रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एटलीस्ट कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला, मैं तो भूल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया 5, तो उसको हम लिखते हैं 5 टाइम्स, यानी मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, 5 गुना है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स अपॉन एवरेज फिक्स्ड एसेट। मान लो कैलकुलेट करके आंसर आया 5, इसका मतलब है कि मैं फिक्स्ड एसेट को 5 टाइम्स रोटेट कर रहा हूं। 1 रुपए के फिक्स्ड एसेट से 5 टाइम्स सेल्स जनरेट कर रहा हूं। तो कुछ रेशियोज को हम टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो यहां पर आंसर लिख देना है टाइम्स। कुछ रेशियोज को हम जस्ट एक नंबर के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ उसके आगे पीछे नहीं लिखना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला भी आप थोड़ी देर में फिर से देखेंगे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। सॉल्व करने के बाद ये 2.5 आ गया, बस 2.5 लिख दो। इसका मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का 2.5 टाइम्स है, यानी जितना भी करंट लायबिलिटी है कंपनी के पास, करंट एसेट उसका 2.5 है। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? इस एग्जांपल में अच्छी बात है, क्योंकि करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लायबिलिटी। जितनी आपकी करंट लायबिलिटी, अगर करंट एसेट उससे ज्यादा है तो आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अच्छी है। कुछ रेशियोज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? 20 लाख रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट, 100 लाख रुपीज सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल 20% आ गया। तो अब यहां पर मैं 20 नहीं लिखूंगा या 0.20 नहीं लिखूंगा, नॉर्मली हम यहां पे क्या करते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। या फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 20 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, 100 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हम कहेंगे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। तो कब किसको लिखना वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, और कई बार कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाता है हमें। तो हम डायरेक्टली मुद्दे की बात पर आते हैं, विच आर द रेशियोज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, और उसके फॉर्मूले क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ रेशियो हाइयर हो तो अच्छा है, कुछ रेशियो लोअर हो तो अच्छा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे डेट इक्विटी रेशियो कम हो तो अच्छा है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो अच्छा है। करंट रेशियो ज्यादा हो तो अच्छा है। तो बीच में एक पैराग्राफ नंबर 2 जरा जल्दी से देख लेते हैं थियरी क्वेश्चन के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैलेंस शीट पे बेस्ड होते हैं, यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बैलेंस शीट से लिया गया है। एग्जाम्पल डेट इक्विटी रेशियो या करंट रेशियो। जो डेट और जो इक्विटी, ये दोनों फिगर कहां से डिराइव किए गए हैं? बैलेंस शीट। कुछ रेशियो होते हैं जिनके दोनों नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रेवेन्यू स्टेटमेंट से डिराइव किए जाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं जिनमें से एक नंबर बैलेंस शीट से आएगा और एक नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न यानी नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा हमें? P&L अकाउंट से। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा। और कोई रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। फिक्स्ड एसेट कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से। और सेल्स का फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो,
तो ऐसे जो टर्नओवर वाले रेशियोज होते हैं उसमें जनरली एक फिगर बैलेंस शीट से आता है और एक फिगर सेल्स का फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। और कोई कुछ एग्जांपल देना चाहते हैं? कोई देना चाहता था एक एग्जांपल? आप कुछ बोल रहे थे, चलो कोई बात नहीं, जब आ जाए तो याद बता देना। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस रेशियोज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये एक थ्योरी क्वेश्चन के लिए एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? सपोज यू आर एन इन्वेस्टर, नेम 3 प्राइमरी रेशियोज इन विच यू विल बी इंटरेस्टेड इन। तो एज एन इन्वेस्टर फिर आपको देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। ओके, सपोज यू आर अ बैंक, अ कस्टमर अप्रोचेज यू फॉर द लोन, विच आर द प्राइमरी रेशियोज यू विल बी इंटरेस्टेड इन। सो प्राइमरी मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंडरी रेशियो मतलब जो कम इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। इन्वेस्टर के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, डेट इक्विटी रेशियोज इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्विक रेशियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन बैंकर के लिए क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थियरी क्वेश्चन के लिए आप ध्यान में रखना कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पर एक पार्टी का नाम बताया जाए आपको, बैंक, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, और उसको कौन कौन से रेशियो में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि इस रेशियो में किसको ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, और आप भी साथ साथ लिखते रहना। तो हमारा जो रेशियोज है दे कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो कि हम अगले कुछ पेजेस में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश पोजीशन रेशियो which is based on cash, liquidity ratio, working capital ratio, capital structure ratio, profitability ratio, debt service coverage ratio, turnover ratios। तो ये सब के बारे में मैं धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करूंगा। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो हम एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या करना, आज घर जाने के बाद अपने स्टडी मटेरियल से एग्जाम्पल सॉल्व करना। कुछ डाउट रहे तो कल पूछ लेना आप, ठीक है। So first we will call cash position ratio. What is cash position ratio? This ratio help us to understand significance, समझो, help us to understand whether company's cash are sufficient to meet the daily operating expense and other obligation. एक कंपनी का मैंने नाम सुना, जेट एयरवेज। धीरे धीरे उन्होंने काम धंधे बंद कर दिए। तो मैंने पूछा उनको क्यों बंद कर दिया? बोले सर कैश खत्म हो गई। अब कैश ही नहीं है तो मैं सैलरी कहां से दूं, फ्यूल कहां से भरवाऊं, है कि नहीं, रेंट कहां से भरूं। तो ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है कि अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को पे कर सकें और अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको पे कर सके। तो रेशियो अगर हायर है तो आप ये बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी है तो अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा होने पे अच्छी बात क्यों नहीं है? इसका मतलब कैश में अगर आप फंड्स रखते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए कैश में है या करंट अकाउंट में है, लिक्विडिटी अच्छी है, कभी भी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, कभी भी क्रेडिटर को पे कर सकते हो, लेकिन वो पैसे से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता तो आपका फंड्स वहां पे ब्लॉक होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाई। ओके, तो यहां पर हम 3 रेशियोज देखेंगे। कौन कौन से 3 रेशियोज देखेंगे? एब्सोल्यूट कैश रेशियो, कैश टू टोटल एसेट रेशियो एंड इंटरवल मेजर। बहुत सिंपल है। तो एब्सोल्यूट कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सपोज एक कंपनी की आपको बैलेंस शीट दी गई है, वहां से आपको कैश निकाल लेना 10 लाख रुपए, फिर देखना मार्केटेबल सिक्योरिटी है कितनी, 10 लाख, करंट लायबिलिटीज चेक करना कितनी है, 50 लाख। तो आपका रेशियो हो जाएगा
से 0.40। ओके, 0.40 का मतलब हुआ कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो आपका कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी 40 पैसे है। या अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे 40%, तो हर 100 रुपए करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास 40 रुपए कैश है। कैश में हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कंसीडर करेंगे। तो आप पूछना चाहेंगे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है? नीचे देखो नोट लिखा हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन्स द सिक्योरिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट शॉर्ट नोटिस, यानी जिनको हम इजीली शॉर्ट नोटिस में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको आप, सपोज आपको कल पैसे चाहिए तो आप उसको बेचकर तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल। यानी इनके लिए एक मार्केट एग्जिस्ट करता है, देयर इज अ मार्केट वेयर यू कैन गो एंड इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। तो इट इज एज गुड एज कैश, बिकॉज आप इसको तुरंत कैश में कन्वर्ट करके क्रेडिटर को पे कर सकते हैं, इसलिए इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहा गया है। कोटेड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट नेसेसरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लिस्टेड कंपनी के जो शेयर होते हैं, लिस्टेड शेयर लिख दो वहां पे, कोटेड। जैसे आपको रिलायंस कंपनी का नाम सुना है आपने, उसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, दैट इज कोटेड इन्वेस्टमेंट, मीन्स लिस्टेड कंपनी शेयर्स। दे आर नॉट नेसेसरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में बेसिकली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगे, शॉर्ट टर्म एफडी होगा, म्यूचुअल फंड होगा जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर एज गुड एज कैश। अब इस रेशियो को आपको देखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है। स्ट्रिक्टेस्ट मेजर ऑफ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का सबसे स्ट्रिक्ट टेस्ट है, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ कैश को ले रहा हूं और बाकी करंट एसेट के किसी आइटम को नहीं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, ये रेशियो का फायदा है किसके लिए? क्रेडिटर के लिए। क्रेडिटर जो होते हैं वो देखना चाहते हैं कंपनी के पास कितना कैश है कि उनसे करंट लायबिलिटी वो पे कर सके। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन है कि क्रेडिटर को किस रेशियो में इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो एब्सोल्यूट कैश रेशियो। जिस कंपनी के बैलेंस शीट में कैश ही नहीं है उनको क्रेडिटर को पे करने में दिक्कत होगी, इज इट राइट? पे क्या करोगे? पे करने के लिए कैश चाहिए ना। ऑफ कोर्स 40 भी ठीक है, क्योंकि एक साथ हमें सारी करंट लायबिलिटी नहीं पे करनी होती है। 40% मतलब अगर आज मान लो सारे क्रेडिटर मेरे पास आ गए तो उसमें से 40% हम पे कर पाएंगे। कभी भी एक साथ आपके पास 100% क्रेडिटर तो नहीं आते हैं ना, यानी आप उस पैसे से धीरे धीरे क्रेडिटर को पे कर सकते हो। तो 30-40% ठीक है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एकदम 1% आ गया मान लो आंसर, तो क्रेडिटर फिर आपको रोज आके गाली देगा। बहुत ज्यादा रहा तो पैसे आपके फालतू ब्लॉक हो रहे हैं। मान लो रेशियो 120 यहां पे मान लो मैं कर देता हूं इसको, ठीक है। तो कैश बहुत ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, अननेसेसरी आप कैश होल्ड करके रखे हुए हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हाई रेशियो से भी बचना है और बहुत कम होने से भी बचना है आपको। यही एक बिजनेस मैनेजमेंट है कि आपको कैश ठीक से मैनेज करना। वेरी हाई रेशियो इज नॉट डिजायरेबल, एक्सेस कैश अर्न्स नथिंग। एक और रेशियो लिक्विडिटी चेक करने के लिए, कैश टू टोटल एसेट रेशियो। यानी यहां पे कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं, बैलेंस शीट जाओ, वहां से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर हो बैलेंस शीट में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एफडी, वो ले लेना और उसको बैलेंस शीट की जो टोटल एसेट का जो टोटल है, मान लो एसेट का टोटल 100 रुपीज है, उससे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर 40 या 40% आ गया, 0.4 या 40%। इसका मतलब आपके टोटल एसेट का 40% कैश में आपने रखा हुआ है। अब वापस यहां पर फिर कंक्लूजन वही निकालना है, हाइयर है तो लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कैश से कोई एक्सेस अर्निंग नहीं होता है। लेकिन ये बहुत अगर कम है
तो फिर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो बहुत कम या बहुत एक्सेस से आपको बचना है। और एक टिक मार्क करना इंटरवल मेजर्स। इंटरवल मेजर से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो कैश है उससे हम कितने दिनों का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हैं। जैसे समझना कि आपके पास 10 लाख रुपए कैश है, हो गए 10 लाख, 2 लाख रुपए के मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो आपके पास 12 लाख रुपए आपकी जेब में है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। और आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए है। रोज बिजनेस रन करने के लिए कितना खर्चा लगता है हमें? कम से कम 2 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो अब ये जो कैश है उसको मैं कितने दिन यूज करके टिक पाऊंगा? 6 डेज। 6 दिन के बाद अगर मुझे फ्रेश कैश नहीं आया तो काम बंद। इज इट राइट? तो बहुत बार ये हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास जो कैश है वो कितने दिनों के लिए सफिशिएंट है, और फिर आपको फ्रेश कैश का अरेंजमेंट करना होगा। और अगर नया कैश नहीं आया, रिप्लेनिशमेंट नहीं हुआ, तो बिजनेस रुक सकता है। तो ये रेशियो बहुत कम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा होना चाहिए? बहुत ज्यादा होगा तो आपको नुकसान है, क्योंकि एक्सेस कैश अर्न्स नथिंग। अगर बहुत कम हुआ तो रिस्क बहुत ज्यादा है, बिजनेस रुक सकता है। मान लो ये सिर्फ 1 दिन के लिए ये इतना कैश, और अगर फिर नया कैश की सप्लाई नहीं आई किसी तरह से, मान लो डेटर से रिकवरी नहीं हुई, सेल्स नहीं हुआ, तो ये पूरा कैश आपका यूज हो जाएगा अगले दिन, और उसके बाद फिर आपका काम रुक सकता है। इज इट राइट? तो बहुत सारी कंपनी किस वजह से बंद हो जाती है? ये इंटरवल मेजर उनका जो है कम हो जाता है धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा आता है कि फिर ये बैलेंस कुछ नहीं बचता है। इसलिए बिजनेस में कैश रेशियोज जो है अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कंपनी की कंटिन्यूटी जो है उस पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है अगर आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं हो। अब इससे ही मिलता जुलता एक और रेशियो देखेंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। ओके, लेकिन यहां पे हम कैश के अलावा करंट एसेट के बाकी आइटम्स को भी कंसीडर करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो का एक और नाम है, पहले अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। 1-2 एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, राइट कैलकुलेट 2 शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट सोच रहा है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो तो मुझे नहीं बताया गया, चलो जाके फीस रिफंड मांग लेते हैं ना। तो इस रेशियो का कैलकुलेशन का पर्पस क्या है? आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करना, जैसे हमने पिछली बार किया अभी कैश वाले में, लेकिन वहां पर हम सिर्फ कैश को कंसीडर करते हैं। रेशियो बोलता है कि सिर्फ कैश को मत कंसीडर करो, करंट एसेट के बाकी आइटम्स को भी कंसीडर करो। क्योंकि अगर हमारे पास करंट एसेट है तो उसको बेचकर भी तो हम करंट लायबिलिटी पे कर सकते हैं ना, है कि नहीं? अगर आपको क्रेडिटर को पे करना तो आपके पास डेटर भी तो है, स्टॉक भी तो है, उसको भी तो यूज करके मैं क्रेडिटर को पे कर सकता हूं। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि क्या कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो यहां पे जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, जिनका नाम है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। इज इट राइट? पर्पस क्या है? टू चेक वेदर कंपनी कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इन टाइम और नॉट। भले कंपनी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर आप अपनी लायबिलिटीज को समय पे नहीं पे कर पाएंगे तो क्या क्रेडिटर चुप बैठेगा या कोर्ट में जाएगा? क्रेडिटर को क्या लेना देना आप कितने करोड़पति हो, उसको तो उसका पैसा चाहिए। इज इट राइट? तो बैंक, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लेंडर्स बहुत बार ये लोन देने के पहले आपकी बैलेंस शीट में करंट रेशियो देखते हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत कम है तो शायद हो सकता है आपको लोन न दें। तो यहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट।
करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले टेबल के नीचे हमने करंट एसेट में क्या क्या आप कंसीडर करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। करंट एसेट में देखो क्या क्या है। देखो पढ़ो जरा करंट एसेट में क्या है। करंट एसेट में आपको मिलेगा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, एडवांस टू सप्लायर फॉर मटेरियल, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्लस एडवांस इनकम टैक्स इन एक्सेस ऑफ प्रोविजन। इनकम टैक्स लायबिलिटी और एडवांस इनकम टैक्स को नेट दिखाना है आपको, ठीक है। एक तरफ तो हमने लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स लिख रखा है 1 लाख, और एक तरफ एसेट साइड में हमने एडवांस टैक्स लिख रखा है 2 लाख। दोनों है तो एक ही बात ना, गवर्नमेंट से लेना है, गवर्नमेंट को दिया, तो यानी गवर्नमेंट से नेट कितना हमें लेना है? 1 लाख। रिवर्स भी होगा, अगर मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादा दिख रहा है बैलेंस शीट में और एडवांस टैक्स कम दिख रहा है, तो आपको करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखाना है नेट ऑफ एडवांस टैक्स 1 लाख, क्योंकि ये जो दोनों पार्टी हैं वो एक ही हैं। कौन है? गवर्नमेंट। उनको हमने 2 लाख एडवांस दिया, उनको हमें 1 लाख टैक्स भरना था, तो यानी मेरा नेट जो एडवांस टैक्स जो हमने सरप्लस पे रखा है वो 1 लाख ही है, इसको नेट कर देना आपको। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लोगे? करंट लायबिलिटीज में आप लोगे, बैलेंस शीट में आप जाना, क्रेडिटर देखना वहां पे है, क्रेडिटर फॉर गुड्स लेना है, क्रेडिटर फॉर सर्विस लेना है, फिर कोई अगर शॉर्ट टर्म लोन दिया है तो उसको लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो उसको लेना, देन कैश क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर यहां पर वापस समझो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। और अगर मान लो कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड दिया हो, तो मैंने लिस्ट काफी बड़ी बनाई है, हो सकता है आपको एग्जाम में सारे आइटम नहीं हो या प्रपोज डिविडेंड हो। वैसे आजकल बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड नहीं दिखता है, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है बीच में कंपनीज एक्ट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में नहीं दिखानी। लेकिन मान लो आपके क्वेश्चन में दिख गया तो क्या करेंगे? ले लेंगे, या ये लिखेंगे नहीं मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने से साफ इनकार करता हूं। भाई दिया है तो ले लेना, ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत बांटना। चलिए वापस ऊपर पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज करंट रेशियो। ब्रैकेट में मैंने आपके लिए एक नोट लिखा, दिस रेशियो अंडरलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। मैंने कोशिश की कि पूरा डिटेल सब कुछ लिख दो नोट्स में। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया राइट टू वर्किंग कैपिटल रेशियोज, तो आपको ये दोनों लिखने हैं यहाँ पे, राइट टू सॉल्वेंसी रेशियो, राइट टू लिक्विडिटी रेशियोज, तो ये आपको लिखना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। इस रेशियो का पर्पस ये है, हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। हाइयर द रेशियो बेटर द कवरेज, ज्यादा होगा तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा होगा मतलब या तो आपके पास एक्सेस कैश है
या तो एक्सेस इन्वेंट्री है या एक्सेस डेटर है। तो एक्सेस इन्वेंट्री होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आप अपने पास रखते हैं तो उससे आपको कुछ रिटर्न तो जनरेट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 10 क्विंटल ऑफ राइस रख दूं तो 1 महीने के बाद भी वो 10 क्विंटल ऑफ राइस ही रहने वाला है, या बढ़ के 20 हो जाएगा, बैठे बैठे चलो बढ़ गए, नहीं। लेकिन उसमें मेरा पैसा तो इन्वेस्टेड है, उसमें मेरा जो स्पेस यूज किया उसका कुछ कॉस्ट है। ओके, तो बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं। अगर डेटर बहुत ज्यादा मतलब मेरी रिकवरी नहीं हो रही है, पैसा फंस गया डेटर में, तो बहुत ज्यादा भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जनरली अगर 2:1 है, जनरली एक जनरल स्टेटमेंट है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिफरेंट हो सकता है। इन जनरल करंट रेशियो 2:1 is treated as a good sign of liquidity, but it can vary from industry to industry, business to business. अब मान लो आप एक स्टील कंपनी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनको बहुत सारा रॉ मटेरियल रखना पड़ता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इनके केस में करंट रेशियो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मान लो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो न तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, न WIP, न फिनिश गुड्स, तो यहां पर आपका रेशियो लेस इज ऑल्सो वेलकम, यहां पे मोर इज ऑल्सो वेलकम। तो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। आप बाबा रामदेव की पतंजलि है मान लो, तो बाबा जी क्या करते हैं, खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है कि आप ये दंत मंजन बताओ, उसमें हम अपना ठप्पा लगा देंगे पतंजलि, आप साबुन बनाओ पतंजलि, आप चूरन बनाओ पतंजलि, आप शैम्पू बनाओ। तो मेरे पास खुद का कुछ इन्वेंट्री नहीं रखता मैं अपनी बैलेंस शीट में, सब दूसरों से करवा के लेता हूं। जितने भी स्टोर खोल रखे उन सबको बोलता पहले एडवांस भेजो, उसके बाद यहां से माल डिस्पैच होगा। तो कस्टमर डेटर भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है कि नहीं? तो उस केस में रेशियो कम हो सकता है। उधार देते नहीं है और खुद की इन्वेंट्री रखते नहीं है, जो आ रहा कैश आ रहा है बस अपना, और क्रेडिटर को बाद में पे करते हैं। जिनसे ये साबुन शैम्पू बनवाएंगे उनको हम 3-3, 6-6 महीने बाद देंगे, तो क्रेडिटर ज्यादा, डेटर और इन्वेंट्री कम है, तो वैसे केस में आपका रेशियो कम भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, स्टील वर्सेस सॉफ्टवेयर सेक्टर, कंपनी टू कंपनी कैन वेरी। ओके, लेकिन अगर आप स्टूडेंट और आपको कमेंट करने दिया जाए, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे लिखा हुआ कैलकुलेट करंट रेशियो एंड कमेंट ऑन द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन, तो 2 के आसपास दिखे तो आपको लिखना है अच्छा है, 2 से बहुत कम दिखे तो खराब है, 2 से बहुत ज्यादा दिखे तो बहुत एक्सेस है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रेशियो डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एज वेल एज इट्स पॉलिसी। चलिए, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो के 2 नाम और जरा ध्यान में रखना, ऑल्सो कॉल्ड क्विक रेशियो एंड ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो। ये रेशियो किसके समान है? करंट रेशियो के ही समान है, लेकिन सिर्फ 2 चेंजेस करने हैं आपको। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसिड ऑल्सो कॉल्ड क्विक एसिड अपॉन, बोलो जल्दी, लिक्विड लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटीज। कुछ क्वेश्चन में आपको लिक्विड लायबिलिटी वर्ड का प्रयोग किया गया है, कुछ क्वेश्चन में क्विक लायबिलिटी वर्ड लिखा रहेगा, दोनों के मतलब एक ही है। अब आपको निकालना कैसे है? पहले करंट एसेट निकाल लेना, करंट एसेट माइनस कुछ आइटम करंट एसेट में ऐसे होते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन हम यहां चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे एसेट हो जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए ये रेशियो एब्सोल्यूट कैश रेशियो से थोड़ा
ज्यादा आगे है, लेकिन करंट रेशियो से थोड़ा इधर है। एब्सोल्यूट कैश रेशियो में तो सिर्फ कैश ही लेते हैं हम, करंट रेशियो में सब ले लेते हैं। तो ये किसके बीच का है? एब्सोल्यूट कैश रेशियो और करंट रेशियो, क्योंकि यहां पे मैं कैश के अलावा कुछ और आइटम लूंगा करंट एसेट के, लेकिन सारे नहीं लूंगा। तो क्या क्या नहीं लेते हैं यहां पे? तो नीचे आप देखना लिखा हुआ है क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट करने में समय ज्यादा लगता है। और कुछ क्वेश्चन में आप क्या करना, प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया जाएगा तो उसको भी माइनस कर देना। प्रीपेड एक्सपेंस वहां पे नीचे लिखा है नोट में, ऑफन प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज क्विक एसेट, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हम किसके लिए देते हैं? सर्विसेज के लिए देते हैं, उसको हम कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर मान लो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 2 साल का एक साथ ही एडवांस में दे रखा है, तो मुझे बदले में कैश नहीं आने वाला है अभी, सिर्फ जो इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा अगले साल। ठीक है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को भी कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, हटा दो। स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए फॉर द टाइमिंग लिक्विड रेशियो के लिए इसको भी हटा दो, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा। हमें चाहिए ऐसे एसेट जो क्विकली एसेट जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए नाम भी कितना सुंदर रखा है, क्विक एसेट, जिसको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? लिक्विड लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ले लो और उसमें से बैंक ओडी और कैश क्रेडिट माइनस कर दो। उसका कारण नीचे लिखा हुआ है, क्विक लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट सिंस दे आर जनरली अवेलेबल फॉर अ कंटिन्यूअस टर्म। इनको बाद में पे करेंगे। ठीक है, पहले जो मेरे क्रेडिटर हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उनको पे करना है हमें। बैंक ओडी और कैश क्रेडिट कंटिन्यूअस बेसिस पे हमें मिलता है, इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए हम क्विक लायबिलिटी मतलब जो हमें पहले किसे पे करना है, पहले क्रेडिटर को पे करना है या पहले बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना है? क्रेडिटर को, इसलिए क्रेडिटर को रखेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को हम हटा देते हैं यहां पे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसी लायबिलिटी जिनको अर्जेंटली पे करना है, क्विकली पे करना है। ओके, यहां पे स्टैंडर्ड क्या है? 1:1, लेकिन इट कैन वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। पॉलिसी भी चेंज हो सकती है अलग अलग कंपनी की। तो इस रेशियो का एडवांटेज है कि आप ये चेक कर सकते हो कि क्या आपका क्विक एसेट आपकी क्विक लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ये रेशियो हाइयर होगा तो अच्छा है, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। बहुत कम होगा तो रिस्की है। रिस्की मतलब क्रेडिटर आ गए सर पे, लेकिन आपके पास एसेट नहीं है उनको पे करने के लिए। इज इट राइट? अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3.3 में, वर्किंग कैपिटल टू कैश फ्लो रेशियो। पहले तो यहां पे लिखो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो अननेसेसरी रात भर बैठ के उसको रटने की जरूरत नहीं है। ऊपर के 2 वेरी इंपॉर्टेंट थे, फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो बता देने में कोई हर्ज नहीं है। वर्किंग कैपिटल टू कैश फ्लो रेशियो, यहां पे हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखना 1, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस टू सेल्स रेशियो। जब आप बिजनेस करते हो तो सेल करते हो, सिर्फ सेल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इज इट राइट? आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी हम देखना चाहते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं इसमें से हम कितना कैश जनरेट कर रहे हैं। मान लो आपका सेल्स है 20 करोड़,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 5 करोड़ है, तो ये रेशियो कितना हो गया जरा बताना? 25%। 25% हुआ, मतलब आप हर 100 रुपए का जो सेल जनरेट करते हो उसमें से 5 रुपया कैश फ्लो, 25 रुपीज कैश फ्लो जनरेट होता है। हर 100 रुपीज सेल्स पे 25 रुपया कैश फ्लो जनरेट होता है। तो अब ये बताओ, हाइयर इज गुड और लोअर इज गुड? हाइयर विल बी बेटर। जब आपको मान लो दो कंपनी को कंपेयर करने दिया जाए तो जिसका ये रेशियो हाइयर होगा आप बोलेंगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इज इट राइट? अब इससे एक मिलता जुलता रेशियो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन टू टोटल एसेट रेशियो। तो मैं अपने फॉर्मूले में सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज कर देता हूं, ठीक है? यहां पर आ जाएगा ये टोटल एसेट। आप बिजनेस में एसेट इनमें इन्वेस्ट करो, लेकिन एसेट से कैश भी जनरेट होना चाहिए। तो हर 100 रुपीज एसेट के पीछे कितना कैश जनरेट हो रहा है। तो इन दोनों रेशियो से हमें क्या पता चलता है? एफिशिएंसी पता चलती है। जो कंपनी एफिशिएंट होगी उनका ये रेशियो हाइयर एंड हाइयर होगा, और जो इनएफिशिएंट होगी उनका ये रेशियो कम होगा। ठीक है? अब मैं जो नेक्स्ट 3.4 पे डिस्कस करने जा रहा हूं वो तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो क्वेश्चन होता ही नहीं एग्जाम में। तो इसको टिक करना, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। यानी यहां पे जो फिगर आएंगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, ये इन सबको मिलाकर ये रेशियो बनाना है आपको। ठीक है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, सपोज ये बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर, इसी टाइप की बैलेंस शीट दी जाती है आपको। फिर यहां पे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, कुछ बैलेंस शीट में ये भी लिखा रहता है जो आजकल आउटडेटेड हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, या कोई फिक्टिशियस एसेट जो भी बैलेंस शीट में दिख रहा है, राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो इस टाइप की आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी। फिर आपसे कुछ रेशियोज पूछे जाएंगे। एक रेशियो है यहां पे ओनर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी, ओनर इक्विटी अपॉन टोटल इक्विटी। तो पहले मैं टेबल के नीचे जाके ओनर इक्विटी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो देखते हैं। ओनर इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। मालिक ने अपने बिजनेस में खुद कितना धन लगाया है, दैट इज ओनर्स इक्विटी। आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है कि नहीं? बैंक के पास जब लोन लेने जाते हैं बैंक बोलती है आपका कैपिटल कितना, आप बोलेंगे कुछ नहीं। लोन कितना चाहिए? 100 करोड़। अच्छा, खुद का जेब से आपने लगाया 0 और हमारे पास आ गए लोन लेने, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ओनर इक्विटी भी होनी चाहिए। जब आप खुद का पैसा लगाओगे तो ही आप लोन पाओगे। तो ओनर कैपिटल में क्या क्या ऐड करना, जरा नीचे देखना टेबल के नीचे। शेयर कैपिटल, कौन कौन से शेयर कैपिटल ऐड करने हैं आपको? ओनर्स कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ऐड कर देना। ओके, उसके बाद क्या ऐड करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर लॉस रहा तो माइनस, यानी यहां पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ और लॉसेस, तो उसको लेस करना है। ठीक है? यानी अगर मैं इस बैलेंस शीट के हिसाब से जाऊं, इन तीनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को या इसको माइनस करेंगे। ठीक है? तो ये आ गया हमारा ओनर्स कैपिटल। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी हमारी इस बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकते हैं? ये होगा लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड क्रेडिटर। इसका मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज। हमारे इस बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज या क्रेडिटर। ठीक है? तो आपको सिर्फ क्लासरूम में फॉर्मूला रटना नहीं है, एक बैलेंस शीट में वो कैसे यूज होगा
वो भी समझना है। आपको इंस्टीट्यूट बैलेंस शीट देगी बड़ी सारी, उसमें से कौन से फिगर यूज करना है, कहां पर, समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा ओनर कैपिटल, ये हो गया एक्सटर्नल इक्विटी। अब इन दोनों को जोड़ दो तो वो हो गया हमारा टोटल इक्विटी। यानी टोटल इक्विटी निकालना हो तो ये पूरे ऐड होंगे और ये वाला माइनस होगा। सो ओनर्स इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। अब जरा ध्यान से समझो, ये है टोटल बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है। बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, टोटल इक्विटी, ये पूरा। कुछ पैसा आपका है, कुछ उधार का है, ठीक है, और कुछ सिर्फ आपका है, ओनर्स कैपिटल। तब आप समझ गए हम क्या करने वाले हैं। टोटल बिजनेस में जो पैसा लगा है, ओनर्स कैपिटल डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, उसमें ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है। मान लो 60% आ गया आंसर, यानी कि टोटल जो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें 60% ओनर का है। अगर मान लो आंसर सिर्फ 10% आया तो ओनर का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन है, बाकी 90% उधार का है। तो कौन सा बिजनेस ज्यादा रिस्की हुआ, 60% वाला या 10% वाला? 10% वाला। तो आपको जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो किसी कंपनी में तो आप ये रेशियो देखते हैं। जहां ओनर इक्विटी बहुत कम है, यानी आउटसाइड लायबिलिटी ज्यादा है, वो कंपनी बहुत रिस्की है और वो कंपनी कभी भी बंद भी हो सकती है, क्योंकि उनका जो भी प्रॉफिट होता है वो आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने में ही चला जाता है कई बार, और वो एक फिक्स लायबिलिटी होती है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वापस एक बार पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या है, ओनर्स इक्विटी अपॉन टोटल इक्विटी, और इस रेशियो का पर्पज है रिस्क अंडरस्टैंडिंग। हाइयर द रेशियो लोअर द रिस्क, हाइयर द रेशियो लोअर द रिस्क, और लोअर द रेशियो हाइयर द रिस्क। अब ये बताओ, जो आपकी बुक में नहीं लिखा है, इस रेशियो में किसको इंटरेस्ट होगा? क्रेडिटर को होगा, ओनर को भी होगा, शेयर होल्डर को भी होगा, इन्वेस्टर को भी होगा, बैंक को भी होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को होगा। तो जनरली जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो ये रेशियो देखती है, और अगर ये रेशियो बहुत कम है तो वो लोन देती ही नहीं है, बात खत्म। इज इट राइट? जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर, वो भी ये रेशियो देखते हैं और वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहां पे रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। अब इससे एक मिलता जुलता रेशियो है जिसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो। फिर इसी बैलेंस शीट से हम डेट इक्विटी रेशियो भी समझेंगे। डेट इक्विटी रेशियो मतलब नाम में ही आप फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। यानी इस बार हम क्या करेंगे, डेट और इक्विटी को कंपेयर करेंगे। तो इस बैलेंस शीट में अगर मुझे डेट इक्विटी रेशियो अप्लाई करना हो तो हम तीनों को लेंगे या सिर्फ जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको लेंगे? करेक्ट। तो यहां पर डेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म डेट। यानी बैलेंस शीट में अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी करके दिया जाएगा, आजकल बैलेंस शीट में हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी वाले आइटम लिख देना यहां पे। उसमें डिबेंचर भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, ओके। और इक्विटी में यहां पर क्या क्या आएगा? इक्विटी में आएगा ये तीनों, ठीक है। और अगर मान लो ये भी है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तो इसको माइनस करेंगे। बच्चा यहां पे गलती क्या करता है, वो इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल समझता है। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ, ओनर्स मनी। इक्विटी शेयर का मतलब होता है, यहां पे इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। आजकल बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ नहीं दिखता है, लेकिन पहले दिखता था। लेकिन मान लो एग्जाम में अगर आ गया तो यूज कर लेना, भाषण मत देना वहां पे, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। हाइयर अच्छा है या लोअर अच्छा है? लोअर अच्छा है, रिस्क कम है, ठीक है।
यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है 2:1, बट अगेन इट कैन वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी। जैसे मान लो आप कोई बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो आप आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए रेशियो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। उनका तो धंधा ही यही है, लोन लो लोन दो, लोन लो लोन दो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, 5 साल डिपॉजिट, 7 साल डिपॉजिट, ओके। वो भी लोन रेस करते हैं कहीं ना कहीं से, और उसको आगे वो लोन देते हैं। तो ऐसी कंपनी के बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट बहुत हो सकता है, क्योंकि उनका काम धंधा ही वही है। इज इट राइट? लोन लेकर ही लोन देना उनका काम है, इसलिए उनकी बैलेंस शीट में रेशियो 7, 8, 6, 5 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8। लेकिन अगर आप मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो फिर आपको इतनी लोन की क्या आवश्यकता है कि नहीं? आप पतंजलि हैं, सारा पैसा तो एडवांस में ले लेते हैं, आपको क्या जरूरत लोन की? तो उस केस में रेशियो कम भी हो सकता है, ओके। तो आपको सिर्फ एक रट के नहीं जाना है, इंडस्ट्री देखनी है, कौन सी इंडस्ट्री है ये? एयरलाइन इंडस्ट्री है, पूरा उधार पे टिकी हुई है, ठीक है। पावर इंडस्ट्री इंडिया में पूरी की पूरी उधार पे टिकी हुई है। तो ऐसे लोग की बैलेंस शीट में 4, 5, 6, 7 तक ये रेशियो जाता है। कहां तक पहुंचे? पॉइंट नंबर 3। एक और इंपॉर्टेंट रेशियो टिक करना, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये रेशियो किसकी तरह? डेट इक्विटी रेशियो की तरह, सिर्फ यहां पर हमने प्रेफरेंस शेयर की पोजीशन चेंज कर दी है। डेट इक्विटी रेशियो में प्रेफरेंस शेयर डिनोमिनेटर में था, अब प्रेफरेंस शेयर आ गया है न्यूमरेटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि इसमें कुछ फीचर इक्विटी के समान है और कुछ फीचर डेट के समान है। इक्विटी के समान फीचर क्या है? इट इज डिविडेंड इज पेड, जैसे इक्विटी पे डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड इज पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इट इज नॉट सिक्योर्ड, इज इट राइट? तो ये फीचर होगा इक्विटी की तरह, डिविडेंड पे करना, डिविडेंड प्रॉफिट होने पे करना, डिविडेंड पे डिविडेंड टैक्स पे करना। और कुछ फीचर जो है वो डिबेंचर की तरह है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिविडेंड का, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि डिबेंचर पे भी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं, यहां पे फिक्स्ड डिविडेंड पे करते हैं। डिबेंचर भी 5, 10, 15, 20 साल बाद रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर भी 5, 10, 15, 20 साल में रिडीम हो जाता है, इसलिए इसके कुछ फीचर डिबेंचर के भी तरह है। तो कुछ जो एनालिस्ट होते हैं, जो एनालाइज करते हैं रेशियो को, उनका मानना है कि प्रेफरेंस शेयर को डिबेंचर के साथ लिखना चाहिए। अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी तो फिक्स्ड है, अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी फिक्स्ड है, जैसे डिबेंचर को पे करना है वैसे इनको भी पे करना है। जब भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मुझे एक फिक्स रेट उसको देना ही है, 5, 10 साल बाद उसको रिडीम करना ही है। तो प्रेफरेंस शेयर ज्यादातर किसकी तरह है? डिबेंचर, मतलब इसके जो गुण हैं वो डिबेंचर से ज्यादा मिलते हैं और इक्विटी से कम मिलते हैं। इसलिए अगर आप वैसे सोचेंगे तो प्रेफरेंस शेयर को डिबेंचर के साथ होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। कुछ लोगों का कहना है इस रेशियो को समझने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिखो जहां आप फिक्स चार्ज पे करते हो, और डिनोमिनेटर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लिखो जहां आप वेरिएबल चार्ज पे करते हो। ऊपर में आप देखना सब पे फिक्स्ड इंटरेस्ट है, सबको एक फिक्स्ड अमाउंट रिडीम करना है। डिनोमिनेटर में देखो ना तो डिविडेंड फिक्स्ड है ना रिडम्पशन फिक्स्ड है। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं फिक्स्ड चार्जेस बियरिंग सिक्योरिटी अपॉन वेरिएबल चार्जेस बियरिंग सिक्योरिटी।
याद रखने के लिए, फिक्स चार्जेस बेयरिंग सिक्योरिटी अपॉन वेरिएबल चार्जेस बेयरिंग सिक्योरिटीज, जिसको जो समझ में आ जाए। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया जाए, डेट इक्विटी का फॉर्मूला लिखो, प्रेफरेंस को डिनोमिनेटर से हटाकर न्यूमरेटर में ऐड कर देना। तो ये दो रेशियो तो आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो बहुत कम पूछते हैं। पॉइंट नंबर 4, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन फंड रेशियो। फिक्स्ड एसेट, तो बैलेंस शीट में जाना, वहां से फिक्स्ड एसेट कॉपी करना। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या लोगे? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, दोनों लेना, सिर्फ टेंजिबल मत लेना। फिक्स्ड एसेट के दो कैटेगरी होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। और नीचे लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में आप क्या क्या लोगे? लॉन्ग टर्म फंड्स में एक तो आप शेयर होल्डर फंड ले लेना। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व, और लॉन्ग टर्म डेट ले लेना, यानी करंट लायबिलिटी छोड़ देना, ठीक है। करंट लायबिलिटी छोड़ देना, बाकी सब ऊपर जो रहते हैं ना, इक्विटी एंड रिजर्व एंड नॉन करंट लायबिलिटी, वो ले लेना। अब आप ध्यान से देखो इस रेशियो को, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म फंड मान लो 100 रुपीज है और फिक्स्ड एसेट 80 है, तो लॉन्ग टर्म फंड का 80% फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लॉन्ग टर्म फंड का कितना परसेंटेज फिक्स्ड एसेट को इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है? 80%। ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी क्वेश्चन में ये 120 हो और ये 100, तो ये रेशियो 1.2 हो गया, मान लो। इसको मैं पॉइंट में लिखता हूं। 1.2 बहुत ही खतरनाक साइन है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपका लॉन्ग टर्म फंड 100 है, फिक्स्ड एसेट 120 है, तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट का कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म फंड द्वारा फाइनेंस हुआ है। लॉन्ग टर्म 100 है, फिक्स्ड एसेट 120 है, तो पूरा 100 तो फिक्स्ड एसेट में यूज हो गया, बाकी 20 कहां से आया? शॉर्ट टर्म। अब ये बताओ, क्या ये एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है कि लॉन्ग टर्म एसेट को आप एक शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस कर रहे हो? नहीं। ये मैंने एसी खरीद लिया, मान लो यहां पे इंस्टॉल करा दिया, और उसके लिए मैंने अपने एक दोस्त को बोला, भाई 20,000 रुपये उधार दे दे, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि अब इस एसी से रिटर्न तो जनरेट भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, कई सालों में होगा, लेकिन कल वो मेरे पास आ जाएगा पैसे मांगने के लिए, बोलेगा पैसे निकालो, तो मैं बोलूंगा एक काम करो एसी ले जाओ भाई, पैसे तो नहीं है। नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पॉलिसी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस नहीं करना है। तो ये रेशियो मैंने आपकी बुक में इसीलिए लिखा, कहीं यह रेशियो अगर 1 से ज्यादा हो, इसका मतलब है कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स आपने यूज किया फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करने के लिए, जो एक रिस्की साइन है। अब एक और रेशियो टिक टिक करना, जो एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, अब तक पूछ चुके हैं, प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है प्रोप्राइटरी फंड, और शेयर होल्डर्स फंड्स लिख दो। यानी बैलेंस शीट में आप क्या क्या आइटम्स लोगे, मैं आपको नीचे लिख के बताता हूं। डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट तो बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल हो गया, ठीक है। प्रोप्राइटरी फंड में क्या लोगे? तो टोटल एसेट आप क्या करना, बैलेंस शीट एसेट साइड टोटल। अगर आपको कोई बैलेंस शीट से ये रेशियो निकालने को दिया जाए तो उसमें फिक्स्ड एसेट आ गए, करंट एसेट आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गया, हाँ। लेकिन अगर कोई मिसलेनियस लॉसेस वगैरह रहा तो वो नहीं लेना, ठीक है। क्या पूछ रहे हो?
नहीं, उसको नहीं लेना है। मिसलेनियस लॉसेस आर नॉट एसेट, उसको नहीं लेना है। उसके अलावा सब ले लेना है। बाकी सब डू नॉट इंक्लूड लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट साइड में अगर हो तो। आजकल बैलेंस शीट में नहीं होते हैं एसेट साइड में लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। पहले होते थे जब ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। लेकिन मान लो कोई पुराना क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा के छाप दिया वहां पे आपके पेपर में, तो क्या आप करोगे? सॉल्व करना ही है आपने, तो उस समय नहीं लेना है। ठीक है। और प्रोप्राइटरी फंड में क्या लोगे? ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है आज। प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस लेना है। अगर कोई P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो लॉस माइनस करना है। अगर मान लो उन्होंने कोई मिसलिनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ दिया हुआ है तो उसको भी माइनस कर देना है। ठीक है। जिसको आप प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं, नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। ओके। अब जरा ध्यान से देखना है कि ये रेशियो का हमें फायदा क्या है। ये रेशियो बिल्कुल उसकी तरह है जो आपने अभी ओनर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी पढ़ा था, देखा था। तो जो न्यूमरेटर है वो ओनर्स इक्विटी हुआ ना, और डिनोमिनेटर में टोटल इक्विटी मतलब टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड, विच आई हैव रिटन हियर टोटल ऑफ एसेट। तो ये दोनों रेशियो सेम ही है। यहां पर भी मेरा पर्पस वही है कि अगर कंपनी का टोटल एसेट, ये टोटल एसेट 10 लाख रुपए का है, ओनर ने 2 लाख दिए, मतलब ओनर ने सिर्फ 20% फाइनेंस किया है, बाकी 80% उधार। हाइयर द रेशियो लोअर द रिस्क, लोअर द रेशियो हायर द रिस्क। तो वापस किनको इसमें इंटरेस्ट होगा? और लेंडर्स को होगा। लेंडर्स यानी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर। मैनेजमेंट को होगा, इन्वेस्टर को होगा, शेयर होल्डर को होगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर को होगा। इज इट राइट? तो वो लोग ये रेशियो देखते हैं, और अगर ये रेशियो बहुत कम हुआ तो हो सकता है कि आप वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है। उधार के पैसे पे कंपनी बहुत डिपेंडेंट है अगर ये रेशियो बहुत कम है तो। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है, बट फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इंक्लूडेड इन द इक्विटी when the ratio is calculated to ascertain the financial risk. For example, debt equity ratio. It is included in the debt, यानी न्यूमरेटर में, when the ratio is being calculated to show the effect of use of fixed charge funds on the earning available to shareholders. For example, यहाँ पे fixed charge coverage ratio और कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर फाइनेंशियल रिस्क मेजर करना है तो प्रेफरेंस शेयर को डिनोमिनेटर में लेना है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि फिक्स चार्जेस का हमारे परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है तो न्यूमरेटर में लेना है, लाइक कैपिटल गियरिंग रेशियो। दूसरा है ऑल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। तो बैलेंस शीट में अगर सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो क्या ट्रीट करेंगे उसको? लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा, वो डेट इक्विटी रेशियो में आ जाएगा। एनी लॉन्ग टर्म डेट मैच्योरिंग इन द करंट ईयर विल बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी। भले लॉन्ग टर्म डेट लिखा हो बैलेंस शीट में, लेकिन नीचे नोट में लिखा इट विल मैच्योर इन करंट ईयर, यानी उसकी मैच्योरिटी पीरियड अगर 12 महीने या उससे कम है तो वैसी लायबिलिटीज को हम कहां इंक्लूड करेंगे? करंट लायबिलिटीज में। और फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट मींस फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रीशिएशन। ये अच्छी बात लिखी है इन्होंने। जब भी आपको फिक्स्ड एसेट अपने रेशियो में इस्तेमाल करना है, बैलेंस शीट में आपको कभी कभी ऐसे दिया जाएगा, ग्रॉस ब्लॉक लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, फिर नीचे दिया जाएगा नेट ब्लॉक 1,20,000
20,000, 1,00,000। अब आपको ये रेशियो यूज करना है, मान लो पॉइंट नंबर 4 में, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड रेशियो दिख रहा है। कौन सा फिगर यूज करेंगे आप? नेट ब्लॉक। आगे चल के हम एक और देखेंगे, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। कौन सा फिगर यूज करेंगे? नेट ब्लॉक। ठीक है, तो नेट यूज करना आप। उसके बाद है, मैंने एक नोट लिख दिया, इन ऑल द रेशियोज वी शुड यूज नेट फिक्स्ड एसेट ओनली। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेट प्रोवाइडर, देयर शुड बी लो डेट इक्विटी रेशियो, करेक्ट, एंड हाई प्रोप्राइटरी रेशियो। थियरी क्वेश्चन में पूछते हैं विच रेशियोज द क्रेडिटर विल बी इंटरेस्टेड इन, तो डेट इक्विटी रेशियो बट इट शुड बी लो, एंड प्रोप्राइटरी रेशियो बट इट शुड बी हाई। ओके, फिर उन्होंने लिखा प्रोप्राइटरी रेशियो प्लस टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू 1। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला था प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट, और टोटल डेट प्लस टोटल डेट प्लस टोटल एसेट is equal to 1. True or false? Why true? See on the screen. This is the same balance sheet. This is suppose asset side. On liability side we have proprietor fund, means share capital reserve. Then liabilities. So this ratio, suppose this is 50 rupees, this is 50 rupees, and this is 100 rupees. So my first ratio will be 0.5, 50 divided by 100. My second ratio, total debt by total asset, 50 divided by 100, 0.5. Because your liability side has only two items, proprietary fund and debt. So proprietary fund upon total asset, total debt upon total asset has to be equal to 1 only. इज इट राइट? क्योंकि थोड़ा सा इधर आ गया और थोड़ा ये आ गया, और एसेट साइड में यही है, तो आप इसको और इसको अलग अलग लोगे और बाद में जोड़ोगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। कुछ कुछ चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो दिया जाएगा कि ये रेशियो 0.5 है, फाइंड आउट प्रोप्राइटरी फंड टू टोटल एसेट रेशियो या फाइंड आउट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब बच्चा सोच रहा है कि टोटल डेट टू टोटल एसेट 0.5 है, तो मैं प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालूंगा? 1 माइनस 0.5। इज इट राइट? अगर आपको टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट 0.5 दिया है और प्रोप्राइटरी रेशियो पूछ रहे हैं, तो आंसर 1 माइनस 0.5 हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल में। तो ऐसा रिवर्स वर्किंग बस आना चाहिए। इस चैप्टर से पूरा दिमाग खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से सोचना है कि क्या हो सकता है आंसर। एक और इक्वेशन वहां पे लिखा हुआ है जो मैं एक प्रॉब्लम में यूज भी करूंगा, 1 माइनस फिक्स्ड एसेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ब्रैकेट में एक नोट है, अज्यूमिंग नो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। क्या ये रेशियो सही है? बोलो सर हमें नहीं पता, आप प्रूफ करके दिखाओ। तो ये हो गया मेरा यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट राइट? ये हो गया करंट लायबिलिटी, ये हो गया फिक्स्ड एसेट, और ये हो गया करंट एसेट। कुछ नंबर लिखते हैं, क्या लिखें? 50-50 लिख दें, सब समझने के लिए अपना काम इजी हो जाएगा। टोटल 100। अभी
1 माइनस फिक्स्ड एसेट कितना है 50 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50। सो 1 माइनस 1 0 हो गया ये तो। वर्किंग कैपिटल कितना है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 0 0 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 50 0 मैच हो गया। इज इट राइट? तो इसका मतलब है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वर्किंग कैपिटल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, है कि नहीं? ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपको एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है और उससे फिर आपको जो आपकी जो डिजायर्ड रिजल्ट है वहां तक पहुंचना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि वर्किंग कैपिटल टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 75% है और बैलेंस शीट में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 25% है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, मान लो वर्किंग कैपिटल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 0.75 है और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, फाइंड फिक्स्ड एसेट। फाइंड फिक्स्ड एसेट। तो अब बच्चा सोचेगा अरे यार ये तो फिक्स्ड एसेट तो है ही नहीं क्वेश्चन में दूर दराज तक। तो आपको पहले क्या करना है, ये रेशियो से आपको फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है। तो 1 माइनस 0.75 0.25 विल बी फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, तो फिक्स्ड एसेट कितना होगा 5 लाख इंटू 0.25 1 लाख। यस, तो एक जस्ट मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कैसे आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो इस रेशियो में इंटरेस्ट रखते हैं। देखो, हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में तो हमें पता चलना चाहिए कि कितनी प्रॉफिट हो रही है कि नहीं, ताकि फिर हम ये डिसाइड कर सके कि इसी बिजनेस में पैसा लगाए रहना है या ये पैसा किसी और बिजनेस में लगाना है। इज इट राइट? बैंक भी लोन देती है तो बैंक भी देखती है कि अगर मैं इसको 10% के इंटरेस्ट रेट से लोन दे रहा हूं तो क्या कंपनी 10 या 10 से ज्यादा कमाने लायक है या नहीं। अगर बैंक का कैलकुलेशन बोल रहा है इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 8% ही होगा और इंटरेस्ट रेट ही 10% है, तो ये कहां से ये मेरा पैसा रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, इक्विटी शोल्डर भी यही देख रहा है कि भाई मैंने पैसा लगाया तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। मैनेजमेंट भी देख रही है, उनका भी बोनस डिपेंड करता है ना, जितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे उतना उनको भी बेनिफिट होगा। प्रेफरेंस शोल्डर भी चाहता है कि कंपनी की जो प्रॉफिट हो वो कम से कम प्रेफरेंस डिविडेंड के रेट से ज्यादा हो। समझ में आ रही बात? तो ये रेशियो आप बोल सकते हो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक की नजर होती है। हर एक आदमी चाहता है रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो ताकि उसको फायदा हो या उसका रिस्क कम हो। ठीक है, तो इस रेशियो को हमने कई नाम दिए हैं। कुछ लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इक्विटी शोल्डर बोलते हैं नहीं, मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इज इट राइट? डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा बहुत नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जनरली हम इसको बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म फंड यानी जितने लोगों ने लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड किया है, शेयर होल्डर हो या लेंडर हो या डिबेंचर होल्डर हो, उनके एंगल से अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं
तो उसको मैं बोलता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर हम लॉन्ग टर्म फंड को देखते हैं, विच विल इंक्लूड फंड्स इन्वेस्टेड बाय शेयरहोल्डर प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इन्होंने इतना पैसा लगाया है, बदले में इनको कितनी इनकम हुई। लेकिन जब मैं रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता हूं तो यहां पर मैं सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न देख रहा हूं? इक्विटी शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने इतना पैसा लगाया, उसको कितना इनकम हुई। अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज होता जाएगा। समझ में आया? यहां पे कंफ्यूजन मैंने कई बार देखा एग्जाम के आंसर में भी, कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो आपको अगर डाउट हो तो दोनों मेथड से सॉल्व करके आ जाना। हाँ, क्या बोल रहे हो? दोनों फॉर्मूले से सॉल्व कर देना अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो, ठीक है। मार्क्स कटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, लेकिन कटेंगे नहीं। लेकिन मान लो आपने ये सॉल्व करके आ गए और शायद इंस्टीट्यूट की इच्छा थी कि आप सेकंड से सॉल्व करो, काट देगा वो। आपने इससे कर दिया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि नहीं बच्चा पहले मेथड से करे, तो दोनों से ही कर देना, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है अलग से करने में, 1-2 एडजस्टमेंट करने होंगे। पहले तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला सिखा दूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न यहां पे लिखेंगे और यहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, पैसा कितना इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है? तो रिटर्न का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि मैंने आपकी बुक में लिखा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फिर कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि ऑपरेटिंग वर्ड ही क्यों यूज किया गया, सीधा सीधा प्रॉफिट लिख देते थे, नेट प्रॉफिट। हमें तो अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट सिखाया था आपने, ये एफएम में पढ़ाते पढ़ाते आपको अचानक क्या हो जाता है? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, क्योंकि हमारे पीएनएल अकाउंट में कई बार एबनॉर्मल आइटम्स भी आते हैं। क्या आते हैं? जरा 4 एग्जाम्पल दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक अबनॉर्मल है, बिजनेस रिलेटेड नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट को मैं अलग से चर्चा करूंगा, कुछ और एग्जाम्पल दो। इंटरेस्ट आपका पॉइंट सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, इंटरेस्ट का डिस्कशन अलग से करेंगे। हाँ, कोई और बोलो, कुछ ऐसे अबनॉर्मल आइटम बोलो जिसके लिए हमने बिजनेस फॉर्म नहीं किया है लेकिन वो हो जाता है। रेंट, हाँ, सो रेंटल इनकम इफ योर बिजनेस इज नॉट टू यूज योर बिजनेस फॉर रेंटल पर्पस। बिजनेस है स्टील बनाना, कोई जगह खाली पड़ी थी, हमने 1 महीने के लिए दे दिया, तो दैट इज अबनॉर्मल इनकम। यस, दैट इज राइट। आप कुछ बोल रहे थे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर प्राइमरी एक्टिविटी, करेक्ट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज राइट, बिकॉज हमारा बिजनेस फिक्स्ड एसेट बेचना नहीं है। हाँ, और कोई? लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, illegal expenses like yeah, so maybe some disputed expenses not related to business, तो वो सब हो गया। उसको एडजस्ट करना है आपको। क्यों एडजस्ट करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कंपनी की एफिशिएंसी हो वो पता चले, है कि नहीं। जरा समझना कि कभी कभी अगर हम नेट प्रॉफिट लेंगे तो हमें एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी। एक कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज सपोज 1 लाख, लेस लॉस बाय फायर 1,20,000, तो अब इनको 20,000 रुपए का यहाँ पे नुकसान दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया -20,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख -4%। बेचारा इन्वेस्टर सोच रहा है कि कैसी नालायक कंपनी है,
एनुअल जनरल मीटिंग में उसने जोर से चिल्ला के कहा, अरे नालायको हो तो वहां से बंद करो कंपनी, क्या तुम मेरे पैसे को डुबा रहे हो, -4% रिटर्न दिया तुमने इस साल हमें। तो मैनेजर बोलेगा, अरे भाई साहब एक मिनट, आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। अबे आग लग गई तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी? क्या ये मेरे परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है? नहीं। इसको हटा के बात करो, तो इसको हटा के बात करो, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, 20%। अब खुश हो? हर साल आग नहीं लगेगी, अगले साल भी आग नहीं लगेगी। वो तो एक वन इवेंट हो गया, उसको मत कंसीडर करो। समझ में आया? इसलिए हम एबनॉर्मल आइटम को एडजस्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है 20,000 नेगेटिव, ये इंफॉर्मेशन दी गई है लॉस बाय फायर 1,20,000, तो आप क्या करना, उसको ऐड बैक कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया वापस। समझ में आया? कब ऐड बैक करना है और कब लेस करना है? सिंपल। अगर डेबिट हुआ है P&L अकाउंट में कोई अबनॉर्मल आइटम, ऐड बैक। ओके, सो आप तो अकाउंट्स के बहुत अच्छे चैंपियन भी हैं। इफ एबनॉर्मल आइटम्स आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, add back. If abnormal items are credited to P&L account, जैसे आपने एग्जांपल दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हम हर साल नहीं बेचते हैं। अगर फिक्स्ड एसेट को हम हर साल बेचेंगे तो फिर वो इन्वेंट्री हो जाएगी। फिर फिक्स्ड एसेट कहां हुई? जिस चीज को हम हमेशा बेचते हो इन्वेंट्री, ठीक है? तो वो हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, उसको हम अपनी इनकम ऐड करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, तो दोनों चीजें करना। अब जरा उस टेबल को देखो, आपको बात समझ में आएगी। पहले हम क्या करेंगे, हम एक P&L अकाउंट दिया जाएगा, सबसे लास्ट वाली लाइन में जाना है, वहां पे लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है? वो नंबर ले लेना। तो हमने लिखा नेट प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 अप्रोच हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राइट साइड में आप क्या करो, 3 कॉलम ड्रॉ कर लो। एक में लिखो LTF अप्रोच। सर LTF का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। एक में लिखो SHF अप्रोच, वहीं पे रुपीस लिखा हुआ है ना बुक में, 3 कॉलम ड्रॉ कर दो बस, और कुछ मत करो। उसमें रुपीस लिखा हुआ है, उसमें छोटे छोटे बस 3 ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। और एक में लिखो इक्विटी शेयरहोल्डर फंड अप्रोच। बस इतना काफी, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ 3 कॉलम 2 लाइन बीच में ड्रॉ कर दो, बस कर दिए। अब नेट प्रॉफिट पहले हम लेंगे एज पर P&L अकाउंट। तीनों अप्रोच में इसको टिक कर दो। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में क्या लेना है, सभी लेना है, यानी शेयर होल्डर भी लेना है और लॉन्ग टर्म डेट भी लेना है। सिर्फ शेयर होल्डर फंड अप्रोच के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेना, लेकिन शेयर होल्डर फंड लेना, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएंगे। और हम सिर्फ इक्विटी के एंगल से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ हम इक्विटी, तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या कमाया वो निकालना है। जिस कॉलम में हमने लिखा LTF मतलब उनको क्या मिला, शेयर होल्डर फंड अप्रोच में शेयर होल्डर को क्या मिला, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अप्रोच में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिला। ठीक है, अलग अलग आदमी अपने अपने तरीके से देखता है ना। तो पहले मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट, जो आपकी क्वेश्चन में दिया जाएगा आफ्टर टैक्स ऐड। उसमें क्या करना, ऐड बैक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन अब यहां पर तीनों कॉलम में टिक नहीं करना है। कहां टिक करना है गेस करो। हाँ, लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में ऐड करेंगे, लेकिन अगर हम शेयर होल्डर फंड या
इक्विटी शेयर होल्डर फंड अप्रोच के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं तो हम एड बैक नहीं करेंगे। कारण सिंपल है, जब मैं लॉन्ग टर्म फंड के हिसाब से मैं रिटर्न निकाल रहा हूं तो मेरी इनकम क्या होनी चाहिए, उनको पेमेंट करने के पहले होनी चाहिए या उनको पेमेंट करने के बाद होनी चाहिए? पहले। सपोज मैंने 100 रुपया कमाया और इन भाई साहब को 20 रुपए इंटरेस्ट देना है, तो मेरी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए क्या मैं इनको इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा या नहीं? 100 लूंगा या 80 लूंगा? 100 लूंगा ना, उसमें से इसको इंटरेस्ट देना है। तो मेरी इनकम तो 100 है जिससे मैं इसको दे सकूं, इसलिए इंटरेस्ट एड बैक। लेकिन शेयर होल्डर फंड के हिसाब से अगर देखना है तो शेयर होल्डरों की इनकम कब होती है? इंटरेस्ट पे करने के बाद। इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम कब होती है? इंटरेस्ट पे करने के बाद। तो वापस इंटरेस्ट एड बैक नहीं करना है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय इंटरेस्ट माइनस होकर आया, लास्ट फिगर था, याद है पीएनएल अकाउंट का। उसके बाद क्या करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सबको ऐड बैक कर देंगे। अब ये तीनों जगह ऐड बैक करना है आपको, क्योंकि एफिशिएंसी तो तीनों जगह ही चेक करनी है। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, जो आपका डे टू डे बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहां पर एक एस्ट्रिक मार्क बनाया गया है। दो टाइप के रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं, वन इज रिटर्न बिफोर टैक्स एंड वन इज रिटर्न आफ्टर टैक्स। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक मत करना, ठीक है। तो यहां पर आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। उसके लिए सिर्फ इतना लिख दो यहां पर, रीड नोट बिलो। वैसे वो नोट लिखा हुआ है एस्ट्रिक मार्क के साथ। इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस टू कैलकुलेट ROI आफ्टर कंसिडरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, इन दैट केस प्रोविजन फॉर टैक्स विल नॉट बी एडेड बैक। तो यहां पे मैं टिक नहीं कर रहा हूं कुछ भी। अगर आपको बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो एड बैक करेंगे, और अगर आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो एड बैक नहीं करेंगे। ये हो गया एड वाले आइटम। अब इसमें से एक आइटम लेस भी करना है। क्या लेस करना है? एबनॉर्मल, नॉन ऑपरेटिंग, जो डे टू डे बिजनेस से संदर्भ नहीं रखते हैं, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अर्थक्वेक सेटलमेंट। क्या हमारा डे टू डे एक्टिविटी अर्थक्वेक सेटलमेंट करना? अगर आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो ये अब नॉर्मल हुआ। ऑफ कोर्स अगर आप इंश्योरेंस कंपनी तो फिर अब नॉर्मल में मत लिखना, उनका तो धंधा ही वही है कि क्लेम सेटल करो, प्रीमियम रिसीव करो, तो उनके लिए नॉर्मल हो गया। लेकिन हमारे लिए, कोई दूसरे बिजनेस के लिए अब नॉर्मल है, तो उसको क्या करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे, तीनों कॉलम में माइनस करेंगे। अब जो मुझे फिगर मिलेगा दैट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इज इट राइट? इसी तरह कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी 3 कॉलम ड्रॉ कर लो वहां पे, LTF, SHF, ESHF, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। छोटे छोटे, बस आपको टिक करना है वहां पे कि किसको लेना और किसको नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट पे जाना होगा क्वेश्चन की, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों में लेना है आपको। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो इक्विटी भी आ गया ना उसमें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलो, तीनों में नहीं, पहले में और दूसरे में। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर क्यों आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस तीनों में आएगा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर फंड विल इंक्लूड रिजर्व, shareholder fund will also include reserve, long term fund will also include reserve। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब सिर्फ डेट नहीं, इसका मतलब है शेयरहोल्डर फंड ऑल्सो। तो जो भी शेयरहोल्डर फंड में टिक होगा वो यहां जरूर टिक होगा, समझे क्या?
शेयर होल्डर फंड में जो भी है वो तो लॉन्ग टर्म फंड का पार्ट है ही, लॉन्ग टर्म में डेट भी होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको नेक्स्ट लाइन से डिफरेंस समझ में अब आएगा। डिबेंचर एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन, अब बोलो यहां टिक होगा, यहां नहीं होगा। शेयर होल्डर फंड में डिबेंचर क्यों लोगे? तो नॉर्मली बैलेंस शीट में आपको इन सारे आइटम को ऐड करना है, लेकिन कभी कभी आपको लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी दे सकते हैं, तो वो तीनों जगह माइनस करना है, तीनों जगह माइनस करना, बिकॉज ये शेयर होल्डर फंड का, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। जो आइटम इक्विटी शेयर होल्डर फंड में होगा वो शेयर होल्डर फंड में जरूर होगा, है कि नहीं? जो शेयर होल्डर फंड में होगा वो लॉन्ग टर्म फंड में जरूर होगा। उसके अलावा कभी कभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करना। सर क्यों? अभी कुछ बच्चे ने कहा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेंगे। भाई साहब, जब आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे तो जिस सोर्स से वो इंटरेस्ट आया है वो भी नहीं लेंगे न, तो अननेसेसरी आपका इनकम में तो आपने उसको कंसिडर नहीं किया, कैपिटल में कंसिडर कर लिया, तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा लेकिन इनकम घट जाएगी। तो इनकम से इंटरेस्ट हटा दो, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा दो। तो ये आइटम को पूरी तरह से हटा ही दो ताकि इसका इफेक्ट हमारे रिटर्न पे नहीं आए। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एग्जाम में बहुत ही सावधानी से आपको क्या करना है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम पूछा है उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा और उसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? अगर लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच पूछ रहे हैं तो उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब जल्दी से मैं नीचे दो नोट पढ़ देता हूं। नोट क्या लिखा हुआ है कि इनटेंजिबल एसेट हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क शुड बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। इनको माइनस नहीं करना है, ठीक है। ये इस पॉइंट के ऊपर एक नोट है, ऑन द स्क्रीन देखना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस नहीं करना यहां पे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट अ मिसलेनियस एक्सपेंस, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट बट इट इज इंटेंजिबल, ओके। बट नो फिक्टिशियस एसेट शुड बी इंडिकेटेड इन इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, वो सिर्फ एक नाम के लिए बैलेंस शीट में आ रहा है जबकि वो एसेट नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सिर्फ नाम के लिए बैलेंस शीट में दिख रहा है लेकिन वो एसेट नहीं है। अंडरराइटिंग कमीशन नॉट येट रिटर्न ऑफ, क्या ये एसेट है? नहीं, तो इन सबको नहीं लेना है। लेकिन गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड जो बैलेंस शीट में है उसको एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट द रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट राइट? यानी जहां जहां पॉसिबल हो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। एवरेज कैसे निकालोगे? तो नॉर्मली हम एवरेज के लिए आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। एवरेज ज्यादा अच्छा है, उचित है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो आप प्रॉफिट लिखते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो आपने कब से कम अर्न किया? प्रॉफिट आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अर्न किया। और कैपिटल एम्प्लॉयड आप जनरली यहां का लेते हो सकता है बीच में आपका कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ हो, तो जिस कैपिटल को आपने यूज किया प्रॉफिट कमाने के लिए वो लेना चाहिए आपको। तो हमने साल भर ये कैपिटल यूज नहीं किया था, ये तो एंड में आया। हमने यहां से स्टार्ट किया और हमारा कैपिटल बीच बीच में चेंज भी हुआ है, कुछ नए शेयर इशू किए होंगे, कुछ बायबैक किए होंगे। तो अगर आपको
और ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना है। अगर मैंने प्रॉफिट के लिए ये साल भर का फिगर लिया तो उसको अर्न करने के लिए जो कैपिटल यूज किया वो भी तो पूरे साल भर का एवरेज होना चाहिए। मान लो लास्ट में कंपनी क्या करेगी, बायबैक करके कैपिटल पूरा घटा देगी, तो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बढ़ जाएगा सोचो। पैसा यूज किया साल भर हमने 10 करोड़ रुपए, लास्ट दिन उसको बैलेंस शीट से निकाल दिया, कैसे, बायबैक करके, रिडीम करके, रिफंड करके, तो लोगों को लगेगा वाह वाह क्या रिटर्न है। यानी जो पैसा मैंने यूज किया हो तो दिख ही नहीं रहा मेरे कैलकुलेशन में, इसलिए लोगों का कहना है कि हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ठहरे स्टूडेंट, अगर आपके पास डेटा ओपनिंग का है ही नहीं तो क्या करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग से काम चलाएंगे, ठीक है। और एक थर्ड नोट पढ़ते हैं, उसके बाद छुट्टी। ROI में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक्चुअली 3 अप्रोचेस हैं, आपको एग्जाम में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो।